बिहार की सत्ता का सिरमौर कौन होगा, पूरी देश की जनता की नजर इसी बात पर आज टिकी होगी। दो गठबंधन आमने सामने आकर बिहार के विकास का दावा करते रहे, बिहार की जनता को यह समझाते रहे कि हमारे कार्यकाल में या अगर हम सत्ता में आए तो बिहार का विकास ज्यादा होगा। देखना यह होगा कि बिहार के जनमानस ने किस गठबंधन पे भरोसा किया है। लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होगा, बिहार चुनाव के नतीजे देश की राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर क्या असर डालेंगे, राष्ट्रीय राजनीति का रुख किस ओर मुड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, दोनों गठबंधनों के लिए, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के लिए यह अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस भी गठबंधन को विजय मिलेगी उसके लिए अपने आप को मजबूत करना ज्यादा आसान होगा, लेकिन किसी के लिए हार पचाना ना तो आसान होगा बल्कि उसके अंदर से ही उसके खिलाफ आवाजें उठनी, उसकी रणनीति को लेकर आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन इन सब होगा, लेकिन किसी के लिए हार पचाना ना तो आसान होगा बल्कि उसके अंदर से ही उसके खिलाफ आवाजें उठनी, उसकी रणनीति को लेकर आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम जरूर तारीफ करना चाहेंगे चुनाव आयोग की, जिसने की एक शांतिप्रिय चुनाव बिहार में कराया। ना सिर्फ चुनाव कराया बल्कि वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें कि काफी अच्छा मतदान हुआ बिहार में, और उन जगहों पे भी मतदान हुआ जहां कहा जाता था कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं या कई कास्ट वहां पर वोट नहीं कर पाती डर के कारण। अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा निगरानी के तहत उनको वोट दिलवाया गया। अब देखना यह है कि उनके वोट ने बिहार में क्या कुछ बदला है, किसके पक्ष में लाकर इस जीत को खड़ा कर दिया है। 8:30 बजे से यह मालूम चल जाएगा। पहले ये रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। और पश्चिमी भारत के आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार में किसकी बनेगी सरकार? जीत महागठबंधन की होगी या एनडीए की? इतना तो तय है कि रिजल्ट से बिहार और देश की सियासत में कुछ न कुछ नया जरूर होगा। ये चुनाव कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनडीए की तरफ से पीएम मोदी ने 30 रैलियों को संबोधित किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूरे बिहार में करीब 80 पब्लिक रैली की। जानकारों के मुताबिक अगर एनडीए को चुनाव में जीत हासिल होती है तो मोदी का इकबाल और बुलंद होगा। मोदी मैजिक का परचम लहराने के बाद केंद्र को उन मुद्दों पर फैसले लेने में आसानी होगी जो दिल्ली में केजरीवाल की जीत के बाद धीमे पड़ गए। कैसे यूनिवर्सिटी बढ़िया हो, कैसे लोगों को ट्रेनिंग बढ़िया हो, इस सारी चीज पर लेते हुए लोग प्रधानमंत्री का जो विकास का जो रास्ता है उसी को लगा है कि चुनेंगे। वहीं लालू के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले नीतीश के लिए भी ये चुनाव अहम है। अगर महागठबंधन बिहार में विजयी होता है तो नीतीश कुमार मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की घेराबंदी और मजबूत होगी। और जो सोशल ग्रुप महागठबंधन के साथ है, उससे लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं लालू के लिए चुनाव का रिजल्ट उनका सियासी भविष्य तय करने वाला है। लालू के साथ ही उनके फैमिली के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है। लालू ने इस चुनाव के जरिए अपने दोनों बेटों को लॉन्च किया है। चुनाव के रिजल्ट पर लालू के दोनों बेटों का सियासी करियर टिका है। 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को। हर चुनाव में मतगणना के सुबह तक 3/4 सीटों से ज्यादा जीतते रहते हैं और परिणाम आता है तो 1/4 से भी कम सीट उनके हिस्से में आता है। बहरहाल सबसे बड़ी सियासी जंग के सिकंदर पर सबकी नजरें टिकी हैं, लेकिन इतना तय है कि मगध के सत्ता की हनक का असर दिल्ली तक शिद्दत से महसूस होगा। टीम न्यूज नेशन। और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ, सबसे जबरदस्त तैयारी के साथ न्यूज नेशन आपके सामने आया है नतीजों के आज के दिन में, और साथ ही साथ हमारे वॉर रूम में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि हम न सिर्फ विश्लेषण करेंगे चुनाव में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति में इन नतीजों का क्या असर पड़ेगा, किस गठबंधन के भविष्य पे इस नतीजों का क्या असर पड़ेगा, और आने वाले दिनों में खासकर राष्ट्रीय फलक पर किस राजनीतिक दल कौन सा कमजोर होगा, और अगर एनडीए के पक्ष में ये चुनाव जाता है तो बिहार में क्या
लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कमजोर होंगे। मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य वॉर रूम में मौजूद है, उनके साथ तमाम हमारी टीम जो पल पल की अपडेट आपको लेकर आएगी। रुक करते विवेक का। विवेक, किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे सहयोगी पुनेंदु शुक्ला? किस तरह से नतीजा हमें देखने को मिलेंगे आज? बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। हम आपको बता दें कि वॉर रूम में हमारी पूरी तैयारी है। बिहार एक ऐतिहासिक जनादेश देने के कगार पर खड़ा है। 243 सीटों के लिए काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और जैसा कि हम इसे वॉर रूम कह रहे हैं, तो हमारे योद्धा भी यहां पर मौजूद हैं, या यूं कहें कि हमारे सहयोगी पुनेंदु यहां पर मौजूद हैं, भूमिका यहां पर मौजूद है और तमाम साथी मौजूद हैं यहां पर, जो कि एक एक आंकड़े पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी पुनेंदु जी से बात करना चाहूंगा। कितनी इस वक्त अगर हम बात करें, जो नतीजे 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू होगी, किस तरह से हम नजर बनाए हुए हैं और वॉर रूम की गतिविधि क्या रहेगी? देखिए विवेक, 39 मतगणना केंद्र हैं जहां पे हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारी, जो भी अपडेट आएगा वो हमें देंगे। 8 बजे से पोस्टल काउंटिंग स्टार्ट होगी, 8 से 8:30 के बीच में। 8:30 बजे से ईवीएम खुलेगा, उसके बाद मतगणना शुरू होगी। तो शुरुआती जो रुझान होगा वो हमें 8:15 बजे के आसपास मिलने लगेगा। जैसे ही जैसे रुझान आते जाएंगे, हम अपने दर्शकों तक उसे पहुंचाते जाएंगे और पूरी मुकम्मल तैयारी कर रखी है यहाँ वॉर रूम में इस बात। 62,780 ईवीएम मशीनें हैं पुनेंदु जी, मुश्किल काम है। लेकिन नहीं, मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तारीफ करनी होगी कि किस तरीके से शांतिपूर्ण उसने चुनाव कराया है। तो काउंटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, रुझान मिलने लगेंगे। मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी और जैसे ही रुझान आएंगे हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे तुरंत। तो देखा आपने किस तरह की तैयारी। भूमिका जी से भी थोड़ी बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं वो क्या कर रही है। भूमिका जी, क्या कर रही हैं आप, अगर हम इस तैयारी की बात करें तो? बस 8 बजे का इंतजार है, सभी लोगों को 8 बजे का इंतजार होगा। सारी नेता सुबह से उठे हुए हैं और सभी को नतीजे का इंतजार है और 8 बजे से जैसे ही आएंगे नतीजे, तुरंत आप लोग को पहुंचाया जाएगा। विवेक साथी, अगर आप हमारे योद्धा तैयार है रमेश जी, ये बता पाए जानकारी सबसे तेज आप तक पहुंचाने के लिए। विवेक साथी, आप पुनेंदु से ये पूछे कि क्या आज ज्यादा बहस राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को लेकर होगी बिहार के नतीजे आने के बाद? जी बिल्कुल, बहुत सही बात। रमेश जी का सवाल है, क्या आज बहस नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर होगी जब नतीजे साफ होने लग जाएंगे तब? देखिए, बिहार चुनाव पे पूरे देश की नजर है, क्योंकि इस चुनाव के दूरगामी परिणाम होने वाले। अगर बिहार में मान लीजिए बीजेपी एनडीए की जीत होती है, तो इसका जो आने वाले चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, असम, बंगाल और साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु और केरला के चुनाव है अगले साल 2016 में होने, तो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बीजेपी एनडीए की राज्यसभा में सीटें कम है, अगर ये बिहार जीतते हैं, उसके बाद अगर यूपी में उनकी जीत होती है तो राज्यसभा में उनकी संख्या बढ़ेगी, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। और अगर यहां पर एनडीए की हार होती है, महागठबंधन की जीत होती है, तो इसको कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और इसको हम जो 1.5 साल में जो उनका कामकाज है, शायद लोग उससे उतना खुश नहीं है, जो इस परिणाम पे उसका असर दिख सकता है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि नेशनल पॉलिटिक्स पे हमें एक डिबेट देखने को मिले। और खासकर अगर हम इस जनादेश की बात करें तो एक ऐतिहासिक जनादेश माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मोदी मैजिक है तो दूसरी तरफ ब्रांड नीतीश है, और दोनों के बीच की टक्कर हम बहुत लंबे समय से जानते हैं। और हमने देखा है कि नेशनल पॉलिटिक्स में दोनों एक दूसरे पर किस तरह से हावी होने की हाल फिलहाल में कोशिश करते रहे हैं। बहरहाल थोड़ी देर में नतीजे आने लग जाएंगे रमेश जी, और आप भी हैं वहां पर, तो तमाम जानकारियां हमें दे रहे हैं। विवेक, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमें वॉर रूम से अपडेट देते रहे, और खासकर हम चाहते हैं कि हम सबसे सटीक विश्लेषण के साथ अपने दर्शकों को यह समझा पाएं कि बिहार के लिए और देश के लिए नतीजों का क्या महत्व है। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे सहयोगी लालू प्रसाद यादव के, मैं लालू प्रसाद यादव के आवास नहीं कहूंगा, क्योंकि धीरेन्द्र पुंडीर ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर से धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ है। धीरेन्द्र, इन सब के बीच में इलेक्शन 5 फेज के खत्म हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव लगातार मुखर है, बीजेपी भी मुखर है। अगर कोई व्यक्ति ने मौन धारण कर रखा है तो वह है नीतीश कुमार। ऐसा क्यों? अरुण पांडे साहब, आपको लगता है नीतीश कुमार अब तक नहीं बोले हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि शुरुआती रुझान आ जाएं, ये तय हो जाए कि साहब हम जीत रहे हैं, तो उसके बाद सामने आना ज्यादा अच्छा होगा? नहीं, नीतीश कुमार जी की स्ट्रेटजी है, बोलने का काम उन्होंने लालू जी को दे रखा है। मैं पांडे साहब कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। गठबंधन की बड़ी जीत की अपेक्षा रखे हुए हैं। हमारा 10 साल का कार्यकाल और श्री नरेंद्र मोदी का 1.5 साल का कार्यकाल,
उसकी समीक्षा होनी है। ये रेफरेंडम है श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के लिए भी और हमारे कार्यकाल के लिए भी, और हमें उम्मीद है कि जनता श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल पर अपनी मोहर लगाएगी और केंद्र सरकार की इंटॉलरेंट एक्टिविटीज, एंटी पीपल एक्टिविटीज के विरुद्ध देश में नए तरीके से सिंहनाद होगा। सर, बहुत सारे बयानबाजी हुई आपके खेमे की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने इस चुनाव में अपनी भी और पद की भी दोनों की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, वरना चुनाव का स्तर जमुना के जल स्तर से भी नीचे नहीं जाता। सर, कितनी सीटों की आप उम्मीद ले रहे हैं? हम 150 से अधिक सीटें प्राप्त करके स्पष्ट बहुमत लेकर के बिहार की जनता की फिर सेवा करेंगे। इसमें दो चीजें और देखी जा रही हैं, एक हंग असेंबली का, दूसरा कि मांझी ने जो है काफी नुकसान किया। नहीं, मांझी अपनी नाव के साथ इस चुनाव में डूब चुके हैं, इसलिए अब किसी गठबंधन के मांझी वो बनेंगे, इसकी संभावना समाप्त हो चुकी है। तो मांझी को लेकर केसी त्यागी का कहना है कि वो किसी गठबंधन के मांझी बनेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगले 5 साल का मैंडेट उन्हें मिलने जा रहा है और वो बिहार की जनता की सेवा करेगा। अरुण पांडे साहब, नीतीश कुमार ने अब तक बॉन्ड साधे रखा है, क्या नतीजों का उन्हें भी इंतजार है या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है? ये दोनों बात इसको आप कहेंगे, आपका जवाब दोनों सकारात्मक है। एक तो ये आपने देखा कि अभी गिनती शुरू नहीं हुई तो सवेरे लालू जी ने 190 की गिनती की, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 190 आएगा, और उनके गठबंधन के दूसरे नेता 40 सीट अभी गिनती के पहले उन्होंने घटा दी, वो बता रहे हैं 150 आएगा। नीतीश कुमार एक सधे नेता है, और अब जब मतगणना हो चुकी है, मतगणना होनी है अभी, ईवीएम में 8 बजे के बाद वो रिजल्ट आएंगे, इसके पहले उन्हें बोलना मुनासिब नहीं है। बोलने का काम तो अब लालू जी कर रहे हैं, जो कुछ भी बोलना है आपने देखा कि हर ऐसे कुछ बातें होती हैं और विपक्ष पर हमले करने होते हैं, तो ये जिम्मा वो सभी बात करते हैं, तो अभी नीतीश जी का बोलना सचमुच उचित नहीं होगा। बिल्कुल, इसलिए और हम रुक करेंगे। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र, नीतीश कुमार को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव जैसे ही 5वें फेज का चुनाव खत्म हुआ, 190 सीटों का उन्होंने लालू एग्जिट पोल सामने रखा और उसका सैंपल साइज भी 1 लाख बताया, 1 लाख नीतीश कुमार का बताया, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया कि कितनी सीटें हम जीत रहे हैं, जीत का कितना भरोसा है। बहुत शांत बैठे हुए हैं, क्या नतीजों का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं? और अमितेश का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, कुछ देर में हम आपके पास आएंगे। अमितेश, बीजेपी दफ्तर में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि पटाखे फोड़ने का जो सिलसिला है वो तो दिल्ली से ही थम चुका है, लेकिन आज आतिशबाजी की कोई सोच, क्योंकि पाकिस्तान में फूटेंगे नहीं फूटेंगे ये बात और है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में किस तरह की तैयारियां है? देखिए, बीजेपी दफ्तर की बात करें तभी यहाँ पर तमाम नेता अभी पहुंचे नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने शुरू होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी दफ्तर में भी एक तरह से कहें तो कोई बोलने को इस बात को लेकर तैयार नहीं हो रहा है। सबके दिमाग में एक जरूर बात है कि कहीं न कहीं देखा जाए तो बिहार में इस बार देखा जाए तो कांटे की लड़ाई है, इसलिए कोई भी नेता खुलकर उस तरह से बोलने को तैयार नहीं है। भले ही कैमरे पर आकर के दावा करते हैं, कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, 2/3 से जीत रहे हैं, लेकिन अंदर खाने उनको भी इस बात का डर सता रहा है कि किसी भी तरफ जो है 2-3% वोटों का जो स्विंग है सीटों में तब्दील होगा, उससे बीजेपी को फायदा भी हो सकता है, बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अंदर खाने जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं लगातार चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह के साथ 2 दिन पहले बातचीत हुई थी, आरएसएस के नेता भी पहुंचे हुए थे, संगठन महामंत्री रामलाल भी उनके घर पहुंचे थे, रात में मुलाकात हुई, सबने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस का जो फीडबैक था उसको लेकर भी चर्चा की। कहीं न कहीं बीजेपी सोच रही है कि इसके बाद जो आने वाले दिनों में, आज के बाद जो क्या रणनीति होगी, किस तरह की रणनीति होगी, अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो आगे क्या कैसे हम करेंगे, अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो फिर आगे हमारी रणनीति क्या होगी, कैसे बचाव किया जाए, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, असेसमेंट चल रहा है। बिल्कुल, और साथ ही साथ मोहित राज दुबे का रुख कर लेते हैं। आपसे थोड़ी दूर में अशोक अकबर रोड में है। मोहित, कांग्रेस के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये संजीवनी से कम नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में हार, हरियाणा में हार, झारखंड में हार, दिल्ली में हार,
लोकसभा में हार और अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन, महागठबंधन की जीत। हालांकि बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है कांग्रेस पार्टी का बिहार में, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक संजीवनी जरूर मिलेगी और जो रीअलाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उसको एक नई ताकत के तौर पर कांग्रेस पेश करेगी। देखिए रमेश, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस बिहार के माध्यम से वो केंद्र की राजनीति कर रही है। कांग्रेस जानती है कि बिहार में महागठबंधन जीतता है या उनकी 10 सीटें या 5 सीटें आ जाती हैं तो वो केंद्र में नरेंद्र मोदी पर हमला बोल सकेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पे हमला बोल सकेंगे कि हमारा गठबंधन जीत गया। दूसरी ओर अगर आप बात कर लें तो कहीं न कहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की कोशिश है कि नीतीश को एक चेहरा बनाया जाए। मान लीजिए कि 2019 की भी तैयारी अगर कांग्रेस कर रही है, कोई समीकरण बनता है तो नीतीश को आगे किया जाए। ये सारी बातें कांग्रेस के अंदर खाने में चर्चा होती है और इस बात पर भी नजर रखी जा रही है। तीसरी बात आपको बता दें कि ये नीतीश के पॉलिटिकल भविष्य कह सकते हैं, राजनीतिक भविष्य तय करेगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो साख रही है वो तय करेगा कि आगे उनका इकबाल किस तरीके से बुलंद हो पाता है। आपको बता दें कि थोड़ी देर के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर में नेताओं का तांता लग जाएगा। वो एक एक करके यहाँ पे आएंगे, मीडिया से बात करेंगे। पूरी व्यवस्था की गई है कि जो नेता है वो आए, मीडिया से बात करें और बताएं कि क्या अगर हारते हैं या जीतते हैं, लोगों को बताएं कि हमारा क्या इशू है, हमारे क्या। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी जरूर होगी और एक तरह से कांग्रेस को एक नई जान देगी। और है वो आए, मीडिया से बात करें और बताएं कि क्या अगर हारते हैं या जीतते हैं, लोगों को बताएं कि हमारा क्या इशू है, हमारे क्या। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी जरूर होगी और एक तरह से कांग्रेस को एक नई जान देगी। और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो मोर्चा निकाला था, जो पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो मार्च निकाला था, जिसे एक बहुत सक्सेसफुल मार्च के तौर पे पेश किया गया, इस तरह के मार्च और देखने को मिलेंगे। और रीअलाइनमेंट की जो बात हो रही है अन्य पॉलिटिकल दल से जो बीजेपी के खिलाफ है, उनसे करने में आसानी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी अगर वो स्थिति बनती है, अरुण पांडे साहब, वो ये है कि सबसे क्रूशियल बिल जिसमें जीएसटी बिल है या इस तरह के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो देश की अर्थव्यवस्था से टिके हैं, उस पे भी आगे बढ़ना फिर सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये बिहार का चुनाव बिहार भर के लिए नहीं है, देश की दशा और दिशा तय होनी है। और ये बात सही है कि अभी 12 बजे के बाद जब रिजल्ट आएंगे, नेशनल डिबेट भी शुरू होगा और नेशनल इफेक्ट भी तत्काल शुरू हो जाएगा। दिल्ली का रन हारने के बाद भाजपा के लिए, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो एक विजय रथ चला था, 3-4 राज्यों में जीत हो रही थी, तो उनकी चुनावी रणनीति का डंका बज रहा था। लेकिन दिल्ली में जिस ढंग से भाजपा पीटी तो तुरंत वो दोनों की चमक भी घटी। और दल के अंदर भी आपको याद होगा कि दल के अंदर भी एक खेमा है जो खुशियां मनाई थी। बिहार में यदि भाजपा हारेगी तो मैं ये पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा का एक खेमा होगा, वहां भी पटाखे छूटेंगे अंदर अंदर। और जो पटाखे छोड़ने की बात है, अभी 12 बजे के बाद पटना में चाहे जिसकी हार होगी भले उसके घर न हो, लेकिन जिसकी जीत होगी सभी सर्वे में बिल्कुल वो आतिशबाजी जरूर कर सकते हैं, लेकिन विजय जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि चुनाव आयोग जुलूस निकालने पे पाबंदी लगा दी है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वहां पर इंतजाम किए गए। धीरेन्द्र पुंडीर का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इनको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि इनका रिफ्लेक्शन किस तरह से आता है, क्योंकि जितनी सीटें इन्हें दी गई, अगर उस तादाद में ये प्रदर्शन नहीं कर पाए तो ये कहीं ना कहीं सेंटर में कमजोर होंगे। देखिए रमेश, पूरी अगर पॉलिटिकल एनडीए की उसमें देखें आप, जो पूरी व्यू रचा गया था उसमें सबसे कमजोर कड़ी अभी तक जो अगर नेताओं से बातचीत करूं तो ये वो तमाम लोग साबित हो रहे हैं जिनको लेकर ये माना जा रहा था कि मगध की जीत में ये लोग बीजेपी के साथ खड़े होंगे। अभी तक ये माना जा रहा है कि मांझी शायद उस तरह का जो प्रदर्शन है कर नहीं पा रहे हैं। रामविलास पासवान की जितनी वोटों की ट्रांसफर की उम्मीद थी, और खासतौर से उपेंद्र कुशवाहा, ये तो सब नतीजों के बाद तय होगा, जिसका जो पोस्टमार्टम होगा, जिन जिन चीजों का किसने क्या किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से शकुनी चौधरी या दूसरे जो लीडर्स हैं उनके सामने अपनी बिरादरी के वोटों को ट्रांसफर शायद ज्यादा में नहीं कर पाएंगे, तभी बीजेपी अपने आप को लूजिंग ग्राउंड पर मानती है कि हम तभी हार पाएंगे जबकि हमारे साथ खड़े हुए एलाइज वोटों का पूरा ट्रांसफर बीजेपी की तरफ नहीं कर पाएंगे। तो मेजर है कि जब ये सब
जब यहाँ इस क्षेत्र पे जिनको इनका होम टर्फ कहा जाता है वहां हारते हैं तो फिर इनको दिल्ली में अपने वजन को खोना पड़ेगा, क्योंकि ये माना जाता है इस मामले में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है बहुत रियल एनालिसिस कर ही रिवार्ड या फिर सजा दोनों का फैसला करती है, पनिशमेंट या वो। लेकिन इसीलिए इन लोगों के लिए भी रणनीतिकार तो आप चाहे कुछ भी कहे, मैं मानता हूं कि 42 सीटों में एलजेपी लड़ी है, आरएलएसपी को 23 सीटें मिली, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 21 सीटें दी गई, लेकिन बावजूद इसके सारी रणनीति अमित शाह के इर्द गिर्द घूमती है। बूथ लेवल मैनेजमेंट से लेके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सबसे ज्यादा अगर आज के दिन अगर ये स्थिति आती है तो अमित शाह कहीं ना कहीं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, एक बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे उस पे सवाल खड़े होंगे। रमेश, ये बात जरूर है कि कुछ लोग बीजेपी के अंदर इंतजार कर रहे हैं और दिल्ली में ये बात ज्यादा है। जब हम लोग मगध की बात करते हैं तो मगध जब चमकता है तो दिल्ली आसपास नहीं होती है, ये कहा जाता है। पौराणिक पुराने समय से अगर इतिहास को देखते हैं तो मगध की चमक दिल्ली को कम करती है। लेकिन अमित शाह ने जो योजना बनाई, जो रणनीति बनाई, उसमें ये भी अहम हिस्से थे। इन रामविलास पासवान है, चाहे जीतन राम मांझी है या फिर उपेंद्र कुशवाहा, ये उसी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा थे। क्योंकि अगर जो अमित शाह की जो प्लानिंग है वो फेल होती है तो वो इन तीनों पर भी बहुत डिपेंड करती थी। जिस तरह आपने देखा हुआ जीतन राम मांझी को जो तरजीह दी गई, किस तरह से आगे खड़ा करने की कोशिश की गई, नीतीश कुमार को अलग करने की, ये तमाम चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे थे अमित शाह। और अगर वो कमजोर होते हैं तो वही नहीं, पार्टी के अंदर बहुत तेजी से जो इन दोनों की जोड़ी को कहा जाता है कि जिस तरह से सारी चीजें मैनेज हो रही हैं उस पर भी असर होगा, इसको कोई इनकार नहीं। आप जिस जगह पे खड़े हैं ये भी बिहार का केंद्र रहा है, आप जिस जगह पे खड़े हैं क्या लोगों का आना शुरू हो गया है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया, या लालू प्रसाद यादव ने निर्देश दिया है 10 बजे तक इंतजार करना, उसके बाद भीड़ लगाना? हाँ, देखिए, सिर्फ जेपी यादव जो सांसद हैं, जेपी यादव सिर्फ आए हैं, इसके अलावा अभी नेता भी नहीं पहुंचे हैं और कार्यकर्ता अभी दूर तक नहीं है। इसके लिए लग रहा है कि शायद ये निर्देश ही है जिससे कहा गया है कि कोई थोड़ा सावधानी बरतिए, क्योंकि बोलने के लिए उनके पास एक नेता बहुत हैं। लालू यादव किसी को अपने बोलने में उनको जरूरत महसूस नहीं होती, वो तमाम चीजें सब मैसेज अपने ही तरीके और तरीकों से देते हैं जिसको मैसेज समझता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी इस वक्त जब लोगों को आ जाने की उम्मीद थी तभी भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि बोल हम जरूर लेते हैं, लेकिन फैसला तो आखिर में जनता ही सुनाती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ रजनीश, क्या कुछ बीजेपी पट्टा के बीजेपी दफ्तर में चल रहा है? रजनीश, अब जो धीरेन्द्र से मैं बात कर रहा था कि एनडीए के सहयोगियों के ऊपर भी बहुत दारोमदार होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये सहयोगी कहते रहे कि साहब हमें सीटें कम दी गई हैं, हमें ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए थी, बीजेपी कम सीटों पे लड़े। रजनीश के पास दोबारा चलेंगे। अमितेश, ये लगातार जो रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या कहें जीतन राम मांझी ने तो बिल्कुल खुलकर कहा कि हमें ज्यादा सीट दीजिए, हम आपको ज्यादा सीटें जिता के देंगे। इन लोगों के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि इनके राजनीतिक भविष्य का फैसला भी ये चुनाव करने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इन तीनों की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान, तीनों के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होगा। अगर उनको अपेक्षाकृत अच्छी सीटें मिलती हैं, जितनी अपेक्षा कर रहे हैं, वो जितना दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी को काफी बढ़त मिल जाएगी बिहार के भीतर। लेकिन उनका परफॉर्मेंस अगर खराब होता है तो बीजेपी के लिए एक नुकसानदायक हो सकता है। और जो इंटरनल एनालिसिस चल रहा है बीजेपी के भीतर, जिसका जिक्र मैंने किया कि अमित शाह तमाम घटक दलों से, तमाम लोगों से, अपने नेताओं से, जो आरएसएस के लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, उनके साथ जो 2 दिनों में उन्होंने चर्चा की है बीच में, उसमें इस पर भी चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं नाराज हैं अमित शाह को लेकर। इस बात का डर सता रहा है अमित शाह को कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान की पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा और ये कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये कमजोर कड़ी साबित हो सकते हुए तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो इनकी ताकत है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, आप बताइए कि जब आप लोगों से मिलते थे, क्यों नहीं बीजेपी नीतीश कुमार के सुशासन की काट खोज पाई, या क्यों नहीं उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार कर पाई?
देखिए रमेश, ये तो तय है कि पिछले 10 साल में 7.5 साल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहकर शासन किया है इन लोगों ने, और खुद को अगर ये इनको बताना है कि हम भी एक बेहतर वर्कर हैं, परफॉर्मर हैं, तो उनको नीतीश कुमार के उस कार्यकाल की चर्चा करनी होगी। चाहे अगर गाली कप्तान को रमेश तो ताली भी कप्तान को। तो उस वक्त जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा, बीजेपी उनके साथ रही, उनका कहना था कि जब तक हम रहे तब तक शासन बेहतर रहा। लेकिन चूंकि कप्तान नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार के गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा लोग डायरेक्ट टारगेट कर नहीं पाए, और यही कारण रहा कि उन्होंने बार बार लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल उनकी चर्चा की। जीतन राम मांझी को जिस तरह से डिथ्रोन किया था नीतीश कुमार ने, उसकी चर्चा की, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार के कामकाज की शैली या उनका जो पूरा कार्यकाल रहा उस पर इन्होंने कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया, और लालू प्रसाद यादव के ही कार्यकाल इनके एजेंडे में रहे। तो ये भी एक रणनीति थी, पता था कि चूंकि 7.5 साल हम रहे हैं और नीतीश कुमार की नाकामी का बहुत ज्यादा जिक्र हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और आलोक पांडे साहब, यहाँ पर बहुत जरूरी ये जानने हो जाता है, एक तरह से कहें कि लालू प्रसाद यादव के ट्रैप पे बीजेपी फंस गई। वो जो चाहते थे कि साहब ये चुनाव को अगला बनाम पिछड़ा कर दिया जाए, और लालू प्रसाद यादव उसे करने में कई हद तक सफल रहे। नहीं, वो एक तो बात सही आप कह रहे हैं कि लोग इस चुनाव में आप यूं कहें कि एजेंडा सेट करने में लालू प्रसाद माहिर साबित हुए। भागवत के बयान के बाद आरक्षण को एक उन्होंने मुद्दा बनाया और एक बड़ा हथियार महागठबंधन के लिए शामिल हुआ। लेकिन लगे हाथ में रजनीश जी जो आप बता रहे थे, ये 2 साल 2.5 साल जो भाजपा के हटने के बाद जो नीतीश कुमार का शासन रहा है, एक एजेंडा ये था, और जनमानस में एक बात थी कि ये 2 साल में जो नीतीश जी जैसा परफॉर्म कर रहे थे कहीं कुछ ढीला हुआ। बिल्कुल, वो 8 साल के बाद तो वो छवि दिखी नहीं, लेकिन जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री जब बनाया तो जो डेवलपमेंट का एजेंडा था वो कहीं ना कहीं गुम हो गया। लेकिन अरुण पांडे साहब, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्या जानना है? सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम उनके, इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज भी जबकि 2 घंटा 3 घंटा चुनाव की रिजल्ट आने के ट्रेंड शुरू हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमें न केवल बहुमत मिलेगा बल्कि प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार बिहार में बनेगी। विरोधियों का कहना है कि हम भी दो तीन बहुमत से जीत रहे हैं। देखिए, सवाल है कि दावा करने से तो कोई रोका नहीं जा सकता है, और अभी भी वो दावा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 3 घंटे के अंदर तो तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। गांव में जिस ढंग से महिलाएं आगे निकली और महिलाओं ने जिस ढंग से वोट दिया, और जो हमारे साथियों ने रिपोर्ट दिया है, उसके आधार पर कह सकते हैं कि महिलाओं ने जो बड़े पैमाने पर वोट दिया है वह महागठबंधन के पक्ष में गया है। इसलिए हम तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने दावा किया है उससे अधिक परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। ठीक है पांडे साहब, बहुत संक्षेप में, वुमेन वोटर जो है, महिलाओं के जो वोट है, 2010 में नीतीश कुमार को उन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी। क्या इस बार भी जो दावा कर रहे वशिष्ठ नारायण सिंह साहब की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हमें वोट दिया है, क्या ये सही है कि वाकई जो महिलाएं निकल कर आई बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार के पक्ष में गया? ये महिलाएं बढ़ चढ़ कर आई हैं, ये नीतीश कुमार के पक्ष में भी हो सकता है, और भाजपा की तरफ से जो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई कि फिर जंगल राज आ जाए, ये डर जो पैदा किया गया है, शायद वो भी इफेक्ट कर सकता है। ये दुधारी तलवार है। लेकिन अब जब भी, लेकिन इस दुधारी तलवार में एक बुनियादी पॉइंट ये है कि जो 35% रिजर्वेशन देने की बात कही है राज्य की सरकारी नौकरियों पे नीतीश कुमार ने, ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। उन्होंने बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिलें प्रदान की, उन्होंने हुनर जैसे कार्यक्रम चलाए, बाद में उन्होंने युवाओं को भी साइकिल दी। उनकी साइकिल योजना को बहुत सक्सेसफुल करार दिया गया बिहार पे। यही कारण था कि 2010 का जो चुनाव शानदार कामयाबी मिली नीतीश जी को, उसका सबसे बड़ा कारण यही था, उनकी साइकिल पोशाक की योजना क्लिक कर गई, और घर घर में महिलाओं ने इसको, बच्चियों ने इसको बहुत सराहा। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि सफल होने के लिए हवन वगैरह कराना चाहिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय हवन करते हुए, हालांकि ये हवन इसकी पूर्णाहुति तो हो चुकी है, बीजेपी बिहार की जनता ने पूर्णाहुति कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नए सिरे से ये अनुष्ठान किया जा रहा है।
और इस अनुष्ठान में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प देखना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मेहनत इस अनुष्ठान में क्या रंग लाती है। लेकिन वहां बीजेपी कार्यकर्ता हवन करते हुए, वहीं लालू प्रसाद यादव जीत का दावा करते हुए, हमें कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा। और आप सब मेहमान, हम हमारे दर्शक न्यूज नेशन के साथ बने रहिए, क्योंकि सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे तेज नतीजों के साथ हम आपके साथ आएंगे। हमारे वॉर रूम से पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पे जल्दी नजर डाल लेते हैं। बिहार का कौन होगा बादशाह, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग। दांव पर मोदी, नीतीश और लालू के साथ। नतीजों से पहले जोश में नजर आए लालू प्रसाद यादव। आरजेडी सुप्रीमो ने महागठबंधन की जीत का किया दावा, कहा सबसे ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। बिहार में काउंटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं सुरक्षा बल। न्यूज नेशन पर देखिए काउंटिंग का महा कवरेज। सबसे तेज नतीजों के लिए देखें न्यूज नेशन। दिवाली के मौके पर पूर्व सैनिकों के तोहफा, सरकार ने जारी किया 1 रैंक 1 पेंशन का नोटिफिकेशन। 1 जुलाई 2014 से लागू होगा OROP। अब से आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। 243 सीटों पे मतगणना मोदी, लालू और नीतीश की साख दांव पे लगी है। बिहार के जनमानस ने किसके पक्ष में जीत लिखी है। 243 उम्मीदवारों की आज देखें कौन जीतेगा। इतने बड़े पैमाने पे जिन उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत दांव पे रखी थी, आज उनका फैसला हो जाएगा। खासकर वो वीवीआईपी कैंडिडेट जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, मंत्री हैं, राजनेताओं के पुत्र हैं, उनके भविष्य का भी आज फैसला होना। और साथ ही साथ कुछ बड़े नेता जो बिहार की राजनीति में खासा दबदबा रखते हैं, जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, जिसमें रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम जो लोग हैं, इनका भविष्य क्या होने जा रहा है, खासा दबदबा रखते हैं। जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, जिसमें रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम जो लोग हैं, इनका भविष्य क्या होने जा रहा है बिहार के चुनाव में, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब से आधे घंटे बाद शुरू होगी और न्यूज नेशन का वॉर रूम लगातार तैयारी कर रहा है। और जो हवन हमने आपको दिखाया, जो अनुष्ठान चल रहा है, वो कानपुर में चल रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता उस अनुष्ठान को कर रहे थे जीत के दावे के साथ। लेकिन बिहार के जनमानस को यह फैसला करना है और वो कर चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हवन कर रहे हैं कि भारतीय हवन से बिहार में बिल्कुल जो हमारे मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं देश के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहे, देश के लिए लड़ रहे हैं। और उनका समुचित ये मेहनत पूरे देश के नागरिक यही चाहते हैं कि एक विकास की गंगा बहे, हमारा देश तरक्की करे, ताकि नौजवानों को नौकरियां मिले अच्छी अच्छी, अपने काम पे लगे। हम उनसे मनोकामना भी करते हैं भगवान से कि उनके सहयोग, उनके साथ में उनका सहयोग करे और जीत उनकी दे वहाँ पे। कांग्रेस ने 50 साल में भ्रष्टाचार किया है, मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म करने का बीड़ा उठाया है, उसी कड़ी में ये हवन किया जा रहा है। पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश की उज्जवल होगा, गरीब जनता को फायदा मिलेगा। आज पूरे देश में परिवारवाद चल रहा है, प्रत्येक नेता चाहे सपा पार्टी का हो अपने परिवार के लिए कर रहा है। मोदी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। आज मोदी के पास एक बंगला तक नहीं है, 1 अरब रुपया, करोड़ रुपया नहीं है। आज नेता बहुत खरबों रुपए भरे पड़े हैं, इस जनता गाड़ी कमाई का पैसा इस देश को लूट रहे हैं नेता लोग। कि मोदी ईमानदार व्यक्ति है, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, और न आगे भ्रष्टाचार करने की योजना है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम लोग हवन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो आजकल सर्वे आ रहे हैं, हम लोग उसको नहीं मान रहे हैं। हम लोग मोदी लहर को मान रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं। और बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उसमें मोदी लहर के चलते हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे। जो महागठबंधन है उसकी हार निश्चित है। तो महागठबंधन की हार निश्चित है। वॉर रूम का रुख कर लेते हैं, वहां किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे, हम एक एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे कि देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, देश की संसद, हर
मुद्दे से जुड़ा है ये चुनाव और हर जगह इंपैक्ट डालेगा। आने वाले राज्यों में चुनाव है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, मणिपुर में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है। इन सब चुनाव में इसका असर पड़ने जा रहा है। विवेक शांडली मेरे सहयोगी मेरे साथ है। विवेक, बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है काउंटिंग के लिए और जैसे जैसे 8 बजने के लिए करीब आ रहा है, वैसे वैसे वॉर रूम में भी गतिविधि और हलचल तेज हो रही है और यहां पर हमारे सहयोगी लगातार लगे हुए हैं। पूर्णेंदु जी से हम जानना चाहेंगे, पूर्णेंदु जी ये बताइए, एग्जिट पोल आप ही की टीम ने किया था, कितने आश्वस्त है आप अपने एग्जिट पोल को लेकर इस वक्त? देखिए, एग्जिट पोल को लेकर हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हम लोगों ने महागठबंधन को बहुमत दिया है और क्लियर मेजोरिटी दी है, 123 से लेकर 127। तो हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल है विवेक, मैं कुछ पलों के लिए आपको आपके पास वापस आएंगे। चिराग पासवान इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे आपके पास आते हैं रमेश जी। जी, ये मुझे इस बात का विश्वास दिलाता है कि अभी चंद ही घंटों में या शायद अब कुछ ही मिनटों के बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। कई ऐसे फैक्टर्स हैं चुनाव के दौरान, क्या मानते कौन सा फैक्टर होगा कि आपको लेकर चुनाव की तरफ, सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है? देखिए, हमारा प्रदेश बिहार जो आजादी के 68 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहा है, जहां पे आज भी सड़क, बिजली, पानी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वहां पर डेवलपमेंट के अलावा, विकास के अलावा आपको और कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता। लालू जी ने कोशिश की आरक्षण को मुद्दा बनाने की, गौमांस को मुद्दा बनाने की, नीतीश जी ने कोशिश की डीएनए को मुद्दा बनाने की, भूमि अधिग्रहण बिल को मुद्दा बनाने की, पर मुझे लगता है और जितना मैंने जनता की नब्ज को परखा है, मुझे लगता है कि जनता ने लोकसभा की तर्ज पर जाते हुए इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर अपना मतदान किया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। नहीं, देखिए, लालू जी ने देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई है। देश और प्रदेश की राजनीति में सही गलत डिबेटेबल हो सकता है, मैं उनकी तमाम नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं, पर उनकी एक अहम भूमिका रही है। व्यक्तिगत उन पर कोई टिप्पणी नहीं। शुभ प्रभात उन्होंने प्रदेश भर को बोला, देश भर को बोला, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग उन्हें। एक आखिरी प्रश्न लूंगा, एनडीए में सीएम कौन होगा? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की मर्यादा भी यही बोलती है कि तमाम आपके जीते हुए विधायक सामने आए और आकर अपने नेता का चुनाव करें। मुझे लगता है कि अभी चंद घंटों के बाद जब तमाम हमारे एनडीए के विधायक जीतकर आएंगे, वही अपने नेता का चुनाव करेंगे। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन इंग्लिश इफ आई आस्क यू? Very confident, and the confidence comes from the fact that I have campaigned across our state. I have campaigned for our party. I have campaigned for all our allies, and I have been to every nook and corner of our state. And the kind of response that I got from the people of Bihar, that gives me the confidence that very soon, I think in a couple of minutes, more from now, I think. इससे पहले हम वॉर रूम का रुख करें। अरुण पांडे साहब, आपको लगता है ये थोड़ा सा मेच्योर पॉलिटिशियन की भूमिका में दिखाई दे रहे? देखिए, लालू प्रसाद यादव को उन्होंने कितने सदे हुए अंदाज में जवाब दिया। नहीं, चिराग का ये जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ है। यंग एज में फर्स्ट टाइम अभी पार्लियामेंट में जगह मिली और चिराग जो भी बोलते हैं बड़ी सोच समझ कर बोलते हैं, ये बहुत सराहनीय है अभी। और ये हमें लगता है कि ये ट्रेनिंग, रामविलास जी भी कुछ अटपट कभी नहीं बोलते हैं। तो चिराग ने जो बात कही है वो सही कही है। अब उन्हें जो उम्मीद करनी चाहिए अपने गठबंधन की तरफ से वो बातें हम लोग एक मैच्योर पॉलिटिशियन से इस तरह के बयान की उम्मीद करते हैं और चिराग पासवान ने कम से कम वो कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो चिराग पासवान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लिए नजर गड़ाए बैठे हैं। बहरहाल ये सब कुछ तय होगा जब नतीजे सामने आएंगे। वॉर रूम का रुख कर लेते विवेक जी। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, हमने एग्जिट पोल किया था, हम अपनी टीम से बात करते हैं एक बार फिर से। पूर्णेंदु जी, हमने एग्जिट पोल किया था और उसके जो आंकड़े आए थे उसके बारे में आप कुछ हमें जानकारी दे रहे थे। देखिए, एग्जिट पोल मैं यही कह रहा था कि हम लोगों ने क्लियर स्पष्ट बहुमत दिया है महागठबंधन को, तो हम लोगों का मानना है कि हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक निशाने पे जाने वाला है। ये बात सही है कि बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है दोनों के बीच में। हमारा जो अनुमान है 2% का महज अंतर है दोनों के वोट शेयर में, तो इसलिए लोग बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। और एग्जिट पोल जो अलग अलग 7 से 8 एग्जिट पोल आए हैं, कुछ महागठबंधन को बहुमत दे रहे हैं, कुछ एनडीए को, और कुछ है कि दोनों में क्लोज कंटेस्ट दिखा रहे हैं, तो इसलिए लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन हम अपने एग्जिट पोल के साथ जाएंगे। 11,000 लोगों से हमने बात की और हमारे खुद के रिपोर्टर्स ने बात की है। तो अच्छा, ये +-2% को लेकर चल रहे हैं वोट शेयर की बातचीत करें, मार्जिन की बात करें, तो इसे एक बार जरा दर्शकों को समझाइए।
देखिए 2% का अंतर है महागठबंधन को, हमारे अनुमान के हिसाब से एनडीए से 2% ज्यादा वोट मिलने वाले हैं और सीटों में लगभग 14 से 15 सीटों का अंतर है। 125 सीटें इनको मिलेंगी महागठबंधन को और 124 सीट, ये हमारा अनुमान है। लेकिन सर्वे का जो साइंस है, मार्जिन ऑफ एरर है, वो +-3% जो एक सैंपलिंग एरर के जो गुंजाइश होती है, वो 2% का जो अंतर है वो उस मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आ जाता है। तो इसलिए लोगों में एक वो होता है कि भाई ये तो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है, तो जो सेकंड पार्टी है वो फर्स्ट भी हो सकती है और फर्स्ट पार्टी सेकंड भी हो सकती है। ये बता रहा था मैं आपको। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारी टीम लगातार काम कर रही है और आपको हमने बताया कि हमने किस तरह से एग्जिट पोल किया था और उसके बाद नतीजों पर किस तरह से नजर विवेक, मैं यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहा है आपको सुनाते हैं। सहारा लेते हैं। वो हम कह रहे थे कि 210 सीट क्यों नहीं कहे, 190 की बात कर रहे हैं, ये तो गलत वो कह दिए। और मौका मिलते तो कह देते कि 200-400 सीट हम जीत रहे हैं। सच्चाई वो नहीं है। महागठबंधन एकदम फेल किया है और हमारे भाजपा नीति गठबंधन, जिसको राजग करते हैं, वो 100% जो टारगेट फिक्स किया है 180 का, उसके नजदीक पहुंच रहा है। सर क्या एक बार बिहार की जनता फिर से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में देख पाएंगे? नहीं, इसके लिए हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, नहीं कोई लॉबी है और न हम अपने को घोषित किया है कि हम इसके उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर ऐसी कहीं परिस्थिति हो गई कि लोग कह सकते हैं कि जीतन मांझी ही बने मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार से तो हम आवेदन नहीं देने गए थे, बने तो काम किया। उसी प्रकार से इधर भी अगर कुछ बात हो जाएगी तो हम उससे हटेंगे नहीं, हम उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे और बिहार के हित में जो बात हम लोग शुरू किया था उसको और आगे प्रलॉन्ग करेंगे। सर लोगों में डर था, लोग कह भी रहे थे कि जंगल राज की बात चलेगी। अगर किसी कारण से अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती, तो आपको लगता है कि एक बार जंगल राज फिर से आ जाएगा? जैसे देखिए, हालांकि की संबंध में तो हम नहीं कहना चाहते हैं कि फिर से उनकी सरकार बनेगी, इस पर हमको एकदम यकीन नहीं है। लेकिन रही बात जंगल राज का, तो जंगल राज तो देख ही रहा है। जब नीतीश कुमार 2013 में भाजपा के साथ गठबंधन से हट गए, उस समय के बाद आप जरा देखिए ना, चाहे किसान की आत्महत्या का मामला हो, लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला हो, बैंक डकैती का मामला हो, और किसान जो जिनका पैसा दिया जाता है धान खरीदने के बाद नहीं मिल रहा हो, या बैंक डकैती हो, ये घूसखोरी का मामला हो, सारा चरम सीमा पर है। ये तो जंगल राज 1 से 2 का कहिए कि इसकी डिग्री तो और आगे होना चाहिए। इस पर निश्चित रूप में किसी न किसी रूप में अंकुश लगना चाहिए। अगर नहीं अंकुश लगता है तो बिहार का दुर्भाग्य होगा, वो काला दिन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो जीतन राम मांझी का कहना है कि कुछ भी हो, बिहार के लिए सोचना है, बिहार के लिए करना है। और हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुब्रतो बनर्जी साहब, वेल नोन पॉलिटिकल एनालिस्ट, गिरिजा शंकर जी, आप बहुत लंबे समय से चुनाव का राजनीतिक विश्लेषण करते रहे हैं। हमारे साथ पीएन त्रिपाठी साहब लखनऊ से जुड़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के विशेषज्ञ भी हैं, राजनीतिक पारखी भी हैं। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ एक बात जो सुब्रतो बनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है, हर कोई ये कह रहा है कि ये चुनाव बिहार का जरूर है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एकदम निश्चित है, क्योंकि देखिए अभी जो 2014 के बाद एक स्थिति ऐसे थी कि लग रहा था जो बीजेपी का कोई ऑल्टरनेटिव हिंदुस्तान में है ही नहीं, तो वो स्थिति एकदम बदल गई है। तो बिहार के चुनाव में नीतीश जीत जाता है तो फिर तो एकदम ये तेजी से दौड़ेगा, पर हार भी जाए फिर भी ऑल्टरनेटिव रहेगा और हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा, वो एकदम निश्चित है। बिल्कुल, और कम से कम आप ये मान सकते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर के तौर पे उभर कर फिर से सामने आएंगे जो राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़े हो जाते हैं। एकदम, क्योंकि देखिए पहले से उनका जो संघर्ष रहा वो एकदम क्लियर एंड ओपन था। 5 लाख की जो 5 करोड़ की जो चेक आई थी उन्होंने भी नहीं लिया था। तो लोग आजकल पढ़ते हैं, हिंदी अखबारों हर घर में पहुंच गई है। इस स्थिति में नीतीश के लिए मैं कहूंगा जैसे टेनिस से बोलते हैं, एडवांटेज नीतीश के साथ ही है। जीत जाए तो बहुत अच्छा, ना भी जीते वो लंबे दौड़ के घोड़ा निकलेंगे। गिरिजा शंकर जी, ये स्पेशल पैकेज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दिया, जिसकी जरूरत भी बिहार को थी,
इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं लगता मतदाताओं में हुआ, या मत देने से पहले उनके दिमाग में ये स्पेशल पैकेज रहा हो? देखिए, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है वो तो चुनाव रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं चुनाव के पहले, लोग समझते हैं इस बात को कि ये पैकेज उनके लिए नहीं है, उनके स्टेट के लिए नहीं है, ये चुनाव के लिए है, और इसलिए उनका बहुत बड़ा फायदा उस पार्टी को मिले, ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर चुनाव के पहले जो घोषणाएं होती हैं, नेता ये समझते हैं कि उन घोषणाओं से हम लोगों को आकर्षित कर लेंगे, उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन आमतौर पर जनता अब इस बात को समझती है कि ऐसी घोषणाओं का मतलब सिर्फ चुनाव में फायदा लेना है, और मुझे लगता नहीं है कि जो चुनाव परिणाम आएंगे सामने हमको देखने को मिलेगा उसमें को बहुत लाभ मोदी को मिला हो। तो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमारा मतदाता इतना मैच्योर्ड है, वो जानता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई बात कह रही है, आंख बंद करके भरोसा मत करो, उसको कहीं ना कहीं जांचो परखो। क्रांति प्रकाश साहब, आरएलएसपी के नेता भी हमारे साथ है, सब कुशवाहा साहब का भी भविष्य टिका हुआ है। क्रांति प्रकाश साहब, अगर आपके वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं हुए, आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। ट्रांसफर तो हुए हैं और इसका नतीजा भी थोड़ा देर में आपको मिलेगा। ट्रांसफर हुए हैं वोट। आप लोगों ने बहुत भाई भतीजावाद किया, ये कहते हैं। नहीं, एक भी भाई भतीजावाद नहीं हुआ, सब पार्टी के वर्करों को ही हमारी दल ने टिकट दिया है। आपको लगता है उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और सभी एनडीए के घटक दल आगे निकलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो रिजर्वेशन वाला बयान था मोहन भागवत साहब का, इसका इम्पैक्ट आपको जमीन पे देखा? ये कम से कम आपके खिलाफ गया? नहीं, ये प्रचार में रहा लेकिन कोई खिलाफ में नहीं गया। और ये जो कहा जा रहा है कि ज्यादा महिलाओं ने जो वोटिंग की है वो नीतीश कुमार के पक्ष में की है। नीतीश जी ने दारू की दुकान ज्यादा खोल दी, इसका असर गांव-गांव में हुआ है। विद्यालय दारू की दुकान उन्होंने 10 सालों में खूब खोला, हाँ, जिसके कारण महिलाएं दुखी हैं। इस कारण से वो एनडीए को वोट दी, इसलिए आप कह रहे वोट दी। जी, तो 8 साल तक तो बीजेपी भी उनके साथ थी। नहीं, बीजेपी एक पार्टनर थी, और लेकिन सारे निर्णय नीतीश कुमार ही करते थे। आप कह रहे कि एनडीए पे ज्यादा भरोसा है, तो ये जीत किसकी होगी? ये उपेंद्र कुशवाहा की होगी, जीतन राम मांझी होगी, रामविलास पासवान की होगी, या अमित शाह या नरेंद्र मोदी की? कार्यकर्ताओं की जीत है, होगी। एनडीए के सभी कार्यकर्ता जो दिन रात महीनों से लगे रहे, उनकी जीत है। ओके, अब से कुछ ही देर के बाद ये वोटिंग शुरू हो जाएगी। पीएन त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएन त्रिपाठी साहब, किस तरह से आप दोनों गठबंधनों को देखते हैं, और खासकर तब जब हम कह रहे हैं कि साहब कोई भी गठबंधन जीते हारे, जो जीतेगा उसका फायदा, लेकिन जिसको नुकसान होगा उसके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ेंगी? निश्चित तौर पर अगर इन दोनों में से कोई भी गठबंधन जीतता है, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनती है या फिर महागठबंधन की सरकार बनती है, जो भी गठबंधन निश्चित तौर पर अगर इन दोनों में से कोई भी गठबंधन जीतता है, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनती है या फिर महागठबंधन की सरकार बनती है, जो भी गठबंधन हारेगा उसके लिए फिर आने वाले जो तमाम चुनाव लगातार राज्यवार लगे हुए हैं उस पर असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर भाजपा गठबंधन हारता है तो उसका नुकसान ज्यादा है बनिस्बत महागठबंधन के। वो इसलिए क्योंकि भाजपा का जो लोकसभा के बाद लगातार चुनावी प्रदर्शन रहा है, वो किन्हीं कारणों से राज्य में अपनी सरकार बनाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सब में बड़ी मेहनत किया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक तरीके से जनता की मोहर भी लगी। स्थानीय स्तर पर जो नेता थे वो भी मोदी के ही चमत्कार पर आश्रित थे या निर्भर रहे। तो इस बार भी मोदी जी के ही चमत्कारिक व्यक्तित्व पर बिहार का चुनाव एक प्रकार का जनादेश है। बिल्कुल, और यही लेकिन संघ के कार्यों को, संघ सरकार के कार्यों को राज्य सरकार के परिणाम के तौर पर जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितनी बड़ी संख्या में लोग उनकी जनसभा में आते थे, जितनी बड़ी जनसंख्या उनको सुनने के लिए इकट्ठा होती थी, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका एक आकर्षक व्यक्तित्व जो था और वो लोगों को खींचता था अपने तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। तो अगर आप जीत का सेहरा उनके सर बांधेंगे तो हार का सेहरा किसके सर बांधेंगे?
और ये दो सवाल जो रेफरेंडम है केंद्र सरकार उसके बाद फिर आप बिहार के ही नेताओं को हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए भी एक आध घंटा इंतजार कीजिए तो और फिर हम लोग के विश्लेषण करने की क्षमता और दशा दिशा सब बदल जाएगी। और केंद्र सरकार के लिए रेफरेंडम होगा 17 महीने का कामकाज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर सवाल उठेंगे, स्ट्रैटेजी को लेकर अजय भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल दिन होने जा रहा है और ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं अजय कि आज बिहार से ज्यादा नेशनल इशू पे डिबेट होगी और राष्ट्रीय स्तर पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस पे ज्यादा आज चर्चा होने वाली है। रमेश, अगर देखा जाए तो बिहार में जो बड़ी चर्चा का विषय ये बना हुआ है, जो आज बिहार के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के दौरान मुझे समझ में आया, नीतीश कुमार ने जो पिछले 2 दिन चुप्पी साधी रखी, इसे भी लोग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक बहुत ही अलग अंदाज में 190 सीटों को लेकर आगे आने की बात कर रहे हैं, उसे लेकर भी एक चर्चा है कि क्या वाकई में ये 2 अलग पहलू हैं एक ही गठबंधन के, जो अलग अलग दिखाई देंगे, या यूं कहा जाए कि क्या अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, जिसकी चर्चा लगातार होती दिखाई देगी, तो क्या महागठबंधन में भी चीजें अलग अलग दिखाई देंगी? क्या लालू प्रसाद यादव हमेशा एक बड़बोले स्तर पर दिखाई देंगे और नीतीश कुमार चुपचाप भीतर काम करते दिखाई देंगे? अलग अलग धारणाएं हैं। और बिहार में सबसे ज्यादा दिक्कत, या यूं कहें कि लोगों की सांस इस बात पर अटकी है कि क्या जंगल राज पार्ट 2, जिसके बारे में एनडीए बार बार अपनी तमाम चुनावी रैली में कहता रहा और चीजों को सामने रखता रहा, उसके एक बार फिर से पुनरावृत्ति की स्थिति बनती दिखाई देगी। तो तमाम अटकलें हैं रमेश। और जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा, वाकई में अगर देखा जाए तो गिरिजा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, किसी भी विधानसभा चुनाव का क्या वाकई में राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर पड़ता है, या यूं कहें कि मोदी जी ने जिस दमखम के साथ इस चुनाव प्रचार को सामने रखा और जितनी रैलियां और सभाएं की, दरअसल उसकी वजह से ये केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा या उसका आकलन करता हुआ एक चुनाव दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, बीजेपी के नेता इस बात तो कहते रहे हैं कि चुनाव का परिणाम जो है वो केंद्र के कामकाज का रेफरेंडम नहीं होगा, लेकिन आप ये देखिए कि मोदी जी ने जिस तरह से इस पूरे चुनाव को मोदी बनाम नीतीश बना दिया जी, तो उससे ये तो बहुत जाहिर है कि मोदी जी की लोकप्रियता का या उनके कामकाज का आकलन तो इस चुनाव परिणाम से होगा ही। दूसरी बात यह है, जो 282 सीट लेकर जो सरकार केंद्र में बनी, उसमें बड़ी संख्या जो उनके जीतने वालों की है वो हिंदी राज्यों से है, और बिहार एक महत्वपूर्ण हिंदी राज्य है। यदि हिंदी राज्यों में बीजेपी की हार होती है, भले ही वो चुनाव विधानसभा का हो, लेकिन ये तो माना जाएगा कि जो उनकी बीजेपी की जो पैठ है वो हिंदी राज्यों में कमजोर हो रही है। बिल्कुल सुब्रत जी, यहाँ पर अगर आप परसों दिल्ली कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पे नजर डाल लें, एक तरह से उन्होंने कहा कि देश के जितने भी माइक्रो फंडामेंटल इंडिकेटर्स है वो सब ये बता रहे हैं कि साहब देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, आपकी महंगाई कम हो गई, जो लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था, और कहीं ना कहीं वो जो काम कर रहे हैं उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तो ये तो माना जाएगा कि साहब आपने 17 महीने में क्या कुछ किया, उसकी इमेज जनता में क्या गई, कहीं ना कहीं उसका असर था बिहार के चुनाव में। देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है। आप साधारण आदमी ये नहीं देखता जो सोना का क्या हो रहा है और लोहा का क्या हो रहा है, वो तो दाल का देखता है जी, और प्याज का देखता है। उसमें आप कोई भी आप मार्केट में चले जाओ, आपको महंगाई लगेंगे, और हमारे जैसे लोग भी 2 दफा सोचते हैं कि भाई हम कितना खरीदे। तो ये कहना कि महंगाई कम हुआ है, ये तो एकदम ये तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और देखिए, लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो प्रधानमंत्री ये भी कह लेते, जो महंगाई कुछ चीज में बढ़ी है, कुछ चीज में घटी है, तो वह ज्यादा प्लॉजिबल होता है, लोगों को समझ आती है, लोग जागरूक हो गए। 60 साल का लोकतंत्र चलता है। महंगाई की स्थिति यह है कि दाल आज 200 रुपए किलो बिक रहा है और हर चीज पे लगातार वैट और तमाम चीजें बढ़ रही हैं। हम जरा रुक करते हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर का, जो इस वक्त लालू प्रसाद यादव के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। धीरेन्द्र, ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर अभी मजमा क्या है? ऐसा माना जा रहा है कि लालू जी लगातार टीवी पर नजरें बनाए होंगे, और वो खास करके उनका जो एक विशेष रूम है जिसमें वो बैठे रहते हैं, उसके आसपास किसी को फटकने की भी किसी को इजाजत नहीं है।
अभी अमूमन जो हमेशा से किसी भी बड़ी चीजों पर अगर हम इवेंट पर देखते हैं, लालू यादव के घर के बाहर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है वो उमड़ आती है। आज वो आपको जरा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस जीत हार के मसले से कोई लेना देना नहीं। इसका एक एहतियात बरतने से मतलब है। अभी 10 बजे तक ये एहतियात बरती जाएगी। हालांकि सिर्फ एक बड़े नेता के तौर पर अगर हमने देखा है तो अभी जेपी यादव को देखा था जो कुछ देर पहले आए थे, लेकिन उनकी भी मुझे लगता नहीं कि मुलाकात अंदर बहुत देर तक हुई। वो आए और फिर निकल गए। इसलिए सिर्फ लालू ने सुबह आकर पत्रकारों से गुड मॉर्निंग कहा और उसके बाद वापस चले गए। यानी 190 सीट का दावा वो बाहर आके कर रहे हैं। और अक्सर जो अजय जी हम लोग जानते हैं कि उम्मीदें सबकी होती है, जीत केवल एक की होती है, तो सबकी उम्मीदें हैं लेकिन जीत अभी किसी के पास है। ये शायद वो भी खुद जानते होंगे, क्योंकि जो महिलाओं का वोट है वो सबको कंफ्यूज कर रहा है वो किसके हक में गया। तो इसीलिए वो अमूमन जो कार्यकर्ताओं की भीड़ जिसको देखने के हम लोग आदी हो गए हैं कि बाहर नारे लगाती हुई, चाहे वो हार हो या जीत हो, वो लालू यादव के साथ खड़ी होती है। अभी कम से कम उसके दर्शन यहाँ नहीं हो रहे हैं। ये एहतियात शायद पहली बार बरतते दिख रहे हैं लालू। हम आपके पास वापस आएंगे धीरे ये जानने के लिए कि दरअसल आज पटना के तमाम अखबारों के हेडलाइंस क्या हैं, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ संकेत मिलता है कि आखिरकार राज्य किस दिशा में सोच रहा है। अमितेश हमारे संवाददाता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। अमितेश, भारतीय जनता पार्टी में एक अलग परिपाटी है। सबसे पहले वहां पर पटाखे दगाए जाते हैं और अगर गलती से हार का मुंह देखना पड़े तो सबसे पहले वहां पर पूरा दफ्तर खाली हो जाता है। अभी क्या माहौल है? देखिए, लोकसभा चुनाव में और उसके बाद जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर हमने देखा कि तमाम तैयारियां थी बीजेपी के भीतर, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से हार हुई उसके बाद बिहार में जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कांटे की टक्कर है, महागठबंधन आगे बताया जा रहा है न्यूज नेशन के भी सर्वे में। उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी दफ्तर में उस तरह की चहल पहल नहीं है। हालांकि मीडिया का जमावड़ा जरूर है, मीडिया के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बीजेपी दफ्तर में यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी दफ्तर में तमाम तैयारियां यहाँ पर हुई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर किस तरह से जो एलसीडी जो स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है, तमाम चैनल के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, एलईडी स्क्रीन के जरिए यहाँ पर रिजल्ट्स देखेंगे, तमाम नेता पहुंचेंगे जो गेस्ट पैनल में रहेंगे, यहाँ पर आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। जैसे जैसे वोटों की गिनती शुरू होगी उसके बाद तो तैयारियां पूरी हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव के नतीजे जो आएंगे किसी भी तरह जा सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ अजय इस बात का भी ध्यान रखना होगा जी, अमित शाह की वो टिप्पणी कि साहब कहीं पाकिस्तान वाले आज पटाखे ना फोड़े, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आज पाकिस्तान में पटाखे फूटते हैं बीजेपी दफ्तर में, लालू प्रसाद यादव देखते हैं कि जीवीएल नरसिम्हा राव कहा पटाखे फोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव के मतगणना के पहले तो बड़े बड़े दावे करेगी। आइए आपको दिखाते हैं कुछ देर में कि जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे। कुछ देर में वो भी आपके सामने पेश करेंगे। त्रिपाठी जी, अगर देखा जाए तो इस चुनाव को जैसा कि एक तरह से बनाने की कोशिश की गई और जैसा अभी मेरे सहयोगी रमेश भी बात कर रहे थे कि 1 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल का एक रेफरेंडम के तौर पर लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या इस दलील से आप सहमत हैं? क्योंकि बड़ा सवाल यही है, बिहार हारे या जीते, अंततः केंद्र सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के बल पर आगे चल सकती है कि आखिरकार देश को बदलना कैसे। सबका साथ सबका विकास केंद्र की नीतियों पर निर्धारित है, बिहार के चुनाव के नतीजों पर नहीं। नहीं, बिल्कुल, इसमें दोनों बातें। निश्चित रूप से जो पिछले लगभग 1 साल का कार्यकाल मोदी की सरकार का रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने सक्रिय होकर के चुनावी सभाएं की, वहां पर गए, लोगों की बड़ी जनसंख्या उनको सुनने के लिए आई, तो जाहिर सी बात है उनकी सरकार का कार्यकाल क्या उपलब्धियों से भरा रहा, विदेश नीति में क्या सक्रियता रही, किस तरह से उन्होंने कार्य किए आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर, इसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर यहीं पर अल्प विराम लगाने की आवश्यकता है कि बिहार के मुद्दे और संघ सरकार की उपलब्धियां, संघ सरकार के कामकाज, संघ सरकार के जो भी 1 साल के दौरान उपलब्धियों के साथ साथ विफलताएं रही हैं, बिल्कुल इनका भी असर। लेकिन एक बात यहाँ पर एक बात और है त्रिपाठी साहब की, ये से इसलिए भी जरूरी है कि अभी जो हमें विकास की रफ्तार चाहिए या जो रिफॉर्म चाहिए वो बहुत तेजी से करने होंगे। और अगर बिहार हाथ से जाता है तो कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियल रिफॉर्म प्रोसेस में, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रोसेस में पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। और इससे पहले मैं आपके पास आऊं त्रिपाठी साहब, नंदकिशोर यादव क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता है बिहार के, आइए आपको सुनाते हैं। विधेयक है वो भाजपा गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है।
तो सर बिहार में अगर सरकार बनती है तो आप लोग का मेन एजेंडा क्या रहेगा, विकास का, सुशासन का? ये भाजपा ने तो पूरे चुनाव के दौरान पहले ही घोषित कर दिया है कि विकास विकास विकास, यही हमारा मुद्दा होगा, यही हमारा आधार होगा काम करने का। सर लोगों को ऐसा आशाएं भी हैं कि नंद किशोर यादव जी एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी बहुमत में आती है। देखिए, इसका निर्णय तो भाजपा का पार्लियामेंट्री वोट करेगा और एनडीए के विधायक करेंगे। इसके बारे में किसी व्यक्ति के मन के अंदर की इच्छा और अनिच्छा का सवाल नहीं। लेकिन ये आप लोग सुनिश्चित हैं कि जीत बीजेपी की होगी? हम लोग को पूरा भरोसा है जनता पर कि जनता हमें विकास के लिए जरूर हमारे पक्ष में मतदान करेगी, की होगी। थैंक यू। नंद किशोर यादव अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे, जाहिर सी बात है इन्होंने भी जमकर प्रचार किया है। और जब न्यूज नेशन से इन्होंने बात की थी उस वक्त इनका दावा था कि जिस आधार पर प्रचार हो रहा है और अगर भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को ज्यादा सीटें दी होती चुनाव लड़ने के लिए तो शायद बेहतर उसके नतीजे आ सकते थे, क्योंकि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए 14% बिहार की आबादी में से यादव जाति के लोग हैं और बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसी वोट बैंक पर लगातार लालू प्रसाद यादव अपना कब्जा जमाए हुए रहे और उस वोट बैंक पर सेंध मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हम नंद किशोर यादव की बात करें या फिर रामकृपाल यादव जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इन दोनों नेताओं को 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की एक तरह से कमान दे रखी थी, खास करके यादव वोट बैंक में सेंध मारने के लिए। रमेश, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव से अलग हटकर यादव और मुस्लिम वोट बैंक में क्या भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा सकती है, और खास करके सीमांचल के क्षेत्र में जहां तकरीबन 24 ऐसी सीटें हैं जहां माना जाता है कि 30% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा पाती है? अगर यह कमाल हो तभी शायद जो कई सर्वेक्षण आ रहे हैं जो कहते हैं कि 150 या 155 सीटें बीजेपी को आएंगी तभी आ सकती है, वरना यह संभव नहीं। बिल्कुल, शुरुआत में आप देखें कि मुलायम सिंह को महागठबंधन से अलग करना, ओवैसी का सीमांचल के क्षेत्र में आना, पप्पू यादव का कोसी रीजन में मजबूत होना और अपनी पार्टी के तौर पे सामने आना, बीजेपी की स्ट्रैटेजी सही दिशा पे जा रही थी। लेकिन जैसे ही आरक्षण की समीक्षा वाला बयान आया, बीजेपी बैकफुट पे आती दिखाई दी और जो लालू प्रसाद यादव कोशिश कर रहे थे चुनाव को अगला बनाम पिछला किया जाए, वो ट्रैप में एक तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं आ गई। इस पर हम चर्चा करेंगे, सबसे सटीक विश्लेषण करेंगे एक एक सीट का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस में क्या है खास।